Today we are going to study an important concept related to Indian anthropology. That concept is dominant caste, right? And this concept was proposed by famous Indian anthropologist M.N. Srinivas, right? M.N. Srinivas did fieldwork in Rampura village of Karnataka, and he proposed this concept in his famous work Dominant Caste of Rampura. Dominant Caste of Rampura, right? So that was the famous work done by M.N. Srinivas in 1959 और इसी वर्क में M.N. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया। तो सबसे पहले डोमिनेंट कास्ट जो है इसको M.N. श्रीनिवास कैसे डिफाइन करते हैं? M.N. श्रीनिवास सेड दैट फॉर द स्टडी ऑफ village society, for the study of rural society, concept of dominant caste is very practical for the understanding of village India, है ना। गाँवों का अगर आपको अध्ययन करना है, ग्रामीण समाज एवं संस्कृति का अध्ययन करना है, तो इसके अध्ययन में डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि डोमिनेंट कास्ट कौन है, हु इज डोमिनेंट कास्ट। तो M.N. श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डिटरमिनेंट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बताया है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट मीन्स कि डोमिनेंट कास्ट के जो निर्धारक तत्व हैं उसमें पहला है कि लैंड ऑनरशिप, राइट। डोमिनेंट कास्ट जो होती है उसका विलेज सोसाइटी में अधिकांश लैंड जो होती है उसी के ऑनरशिप में होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका डिटरमिनेंट फैक्टर है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है उसका जो पॉपुलेशन होता है यह पॉपुलेशन अधिक होता है। यानी पॉपुलेशन में अगर देखेंगे रूरल सोसाइटी में तो डोमिनेंट कास्ट के पास क्या होता है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसका पोजीशन कास्ट स्ट्रक्चर में क्या है कि हायर होता है। तो शुरू में जो है M.N. श्रीनिवास ने ये तीन महत्वपूर्ण क्राइटेरिया डिटरमिनेंट्स उन्होंने बताया कि पहला क्या है कि जो भी डोमिनेंट कास्ट है उस डोमिनेंट कास्ट के पास ग्रामीण सोसाइटी जो है रूरल सोसाइटी है उसमें जो लैंड ऑनरशिप होगा ये सबसे अधिक होगा। दूसरा क्या है कि उसका पॉपुलेशन जो होगा उसका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अधिक होगा। और तीसरा कि पोजीशन इन कास्ट सिस्टम कास्ट स्ट्रक्चर उसमें उसका पोजीशन हायर होगा, राइट। तो ये तीन महत्वपूर्ण डिटरमिनेंट M.N. श्रीनिवास ने प्रारंभ में बताया। बाद में इन्होंने एक दो चीज़ और इसमें जोड़ा, जैसे कि अगर उस कास्ट के पास हायर एजुकेशन है, राइट, और उस कास्ट के लोग न्यू मॉडर्न प्रोफेशन में अगर डोमिनेंट है और फिर उस कास्ट के लोग अगर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं तो वह कास्ट जो है डोमिनेंट होती है, राइट। यानी इकोनॉमिकली डोमिनेंट और पॉलिटिकली डोमिनेंट। तो इस तरह से M.N. श्रीनिवास ने अपने जो डिटरमिनेंट है उसको फिर एक्सपेंड किया
और इसके माध्यम से उन्होंने जो रूरल सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी के जो फंक्शन है उस फंक्शन को एक्सप्लेन करने का काम किया है। यानी कि एम.एन. श्रीनिवास ने जो डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कास्ट के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में फंक्शनल अप्रोच को फॉलो किया और फंक्शनल अप्रोच के अंतर्गत उन्होंने इस पे बल दिया कि किस तरह से जो रूरल सोसाइटी है उसमें डोमिनेंट कास्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रामपुरा विलेज में एम.एन. श्रीनिवास ने ओकालिंगा, राइट, ओकालिंगा जो कास्ट है इसको पाया कि ये एक तरह से डोमिनेंट कास्ट है। अब एम.एन. श्रीनिवास ने जब इसका स्टडी किया तो स्टडी के दौरान एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि डोमिनेंट कास्ट से रूरल सोसाइटी में बिहेवियरल पैटर्न का डिटर्मिनेशन करता है कि व्हाट बिहेवियर इज राइट और रॉन्ग। सेकंड की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डन बाय डोमिनेंट कास्ट। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग डन बाय डोमिनेंट कास्ट मीन्स कि डोमिनेंट कास्ट ही अगर गांव के भीतर डिफरेंट जातियों के बीच अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट डन बाय डोमिनेंट कास्ट and decision given by dominant caste is apply in village society। यानी कि विलेज सोसाइटी में डोमिनेंट कास्ट द्वारा लिए गए डिसीजन को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका वायलेशन नहीं किया जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एफ.जी. बेली ने अपने अध्ययन में पाया कि डोमिनेंट कास्ट के माध्यम से ही गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है विलेज सोसाइटी में। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज की विलेज इकोनॉमी जो है दैट रेगुलेटेड बाय डोमिनेंट कास्ट बिकॉज विलेज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर और डोमिनेंट कास्ट के पास जो है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो जो जातियां ग्रामीण समाज में जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो डोमिनेंट कास्ट के लैंड पर खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट एक तरह से नॉन डोमिनेंट जो जातियां होती है उनको रूरल सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और रूरल इकोनॉमी के रेगुलेशन में डोमिनेंट कास्ट की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सोशल जो रोल डोमिनेंट कास्ट का है, सोशल रोल के अंतर्गत डोमिनेंट कास्ट जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का प्रयास करती है और जो कास्ट बेस्ड सोशल बिहेवियर है, चाहे डिफरेंट कास्ट के बीच का सोशल बिहेवियर हो या फिर मेल फीमेल के बीच का बिहेवियर हो, इस बिहेवियर पैटर्न को डिटरमाइन करती है और डोमिनेंट कास्ट जो है सोशल मोबिलिटी पर एक तरह से रेस्ट्रिक्शन लगाती है। एम.एन. श्रीनिवास भी कह रहे हैं कि अगर लोअर कास्ट के लोग अगर संस्कृताइजेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो डोमिनेंट कास्ट जो है उसका विरोध करती है, उसके अगेंस्ट में काम करती है, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट रूरल समाज में एक तरह से कंजर्वेटिव डोमिनेंट ग्रुप के रूप में काम करती है और ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम को बनाए रखने का काम करती है। कल्चर में जहाँ तक आप देखेंगे तो डोमिनेंट कास्ट का रोल जो ट्रेडिशनल कल्चर पैटर्न की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है उसमें भी डोमिनेंट कास्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। एम.एन. श्रीनिवास का जो ये स्टडी है इसके बाद कई लोगों ने डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट के संदर्भ में स्टडी किया। जैसे डी.एन. मजुमदार ने मोहना विलेज जो है यूपी का उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करके उन्होंने पाया एक और उसमें थोड़ा सा क्रिटिक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर मोहना विलेज में जब डी.एन. मजुमदार स्टडी कर रहे हैं तो डी.एन. मजुमदार पा रहे हैं कि यहाँ पर मोहना विलेज में जो लोअर कास्ट यानी वहाँ चमार जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन चमार जाति जो है वहाँ पर डोमिनेंट कास्ट नहीं है।
बल्कि राजपूत जाति डोमिनेंट कास्ट है, क्योंकि राजपूत जाति के पास जो है लैंड ऑनरशिप ज़्यादा है। तो डीएन मजुमदार ने ये पाया कि जिस जाति के पास लैंड ऑनरशिप होगा, यानी इकोनॉमिक पावर जो है, जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा प्रभावशाली काम करता है डोमिनेंट कास्ट के डिटर्मिनेशन में, डोमिनेंट कास्ट के इस्टेब्लिशमेंट में। इसी तरह से ऑस्कर लेविस ने रामपुर विलेज जो है, ये रामपुर विलेज यूपी का है, पाया कि जाट जाति जो है डोमिनेंट कास्ट है। धीरे धीरे बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने स्टडी किया तो पाया कि डोमिनेंट कास्ट एक ऑल इंडिया फिनोमेना है। जैसे आप अगर देखें तो केरल में नायर है, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी है, कर्नाटक में वोकालिंगा एंड लिंगायत है, गुजरात में पटेल या पटीदार है, महाराष्ट्र में मराठा हैं, राजस्थान में राजपूत हैं, कुछ क्षेत्र में जाट भी हैं, मध्य प्रदेश में राजपूत हैं, कुछ क्षेत्र में यादव भी हैं, उत्तर प्रदेश में राजपूत भूमिहार जादव कुर्मी कोयरी, बिहार में राजपूत भूमिहार जादव कुर्मी कोयरी, ये सब डोमिनेंट कास्ट हैं, राइट। तो एक तरह से एम एन श्रीनिवास ने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि डोमिनेंट कास्ट भारतीय समाज की एक रियलिटी है और डोमिनेंट कास्ट रूरल सोसाइटी को एक तरह से रेगुलेट करता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका क्रिटिक्स भी किया, इस कॉन्सेप्ट का क्रिटिक्स भी किया गया। एक महत्वपूर्ण क्रिटिक्स इसका जो है एस.सी. दुबे ने किया। एस.सी. दुबे ने कहा कि जाति डोमिनेंट नहीं होती है बल्कि व्यक्ति डोमिनेंट होता है, क्योंकि एक ग्रामीण समाज में जो व्यक्ति डोमिनेंट होता है वह न केवल अपनी जाति के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है बल्कि वह नॉन डोमिनेंट कास्ट के लोगों का भी एक्सप्लॉयटेशन करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि किसी एक गांव में डोमिनेंट होने से कोई जाति डोमिनेंट नहीं होती है। अगर उस गांव के बाहर दूसरी जाति अगर डोमिनेंट है तो वह उस गांव के डोमिनेंट कास्ट के जो स्ट्रेंथ है उसको कम करती है। इसलिए डोमिनेंट होने के लिए क्षेत्रीय रीजनल आधार पर डोमिनेंट होना जरूरी है। तो इस तरह से आप डोमिनेंट कास्ट के जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। धन्यवाद।